अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 8 स्टार्ट हो गया जी, CR का। चलो जी, ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ सीटें तब्दील करनी शुरू करती हैं। अच्छा जी, ले जी, मुझे लगता है कि अभी बच्चे कुछ आने का सिलसिला जारी है, तो मैंने असल में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की डिस्कशन करनी है लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उससे पहले फिर चलें थोड़ा सा कुछ रहा सहा काम कर लेते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था? नहीं किया था? कर लिया था। क्वेश्चन 5A आपको होमवर्क में दिया था। ये कैसा रहा? मुश्किल लगा या आसान लगा? हैवी था या इजी था? बोलो। चलो फटाफट इसको कर लेते हैं, यहां तक के बच्चे आ जाएं। अच्छा जी, हमारा ईयर एंड है 30 सितंबर, लेकिन हमारी लीज का ईयर स्टार्ट हो रहा है, लीज स्टार्ट हो रही है जनाब 1 मई को। तो लीज ख़त्म कब होगी? 30 अप्रैल हर साल। एक साल अगर पूरा करना है लीज का तो 1 मई से 30 अप्रैल, 1 मई से 30 अप्रैल, ऐसे ही चलेगा ना, ऐसे ही है ना। अब अगर फाइनेंशियल ईयर एंड और लीज का ईयर एंड डिफरेंट हो जाए तो टिप क्या थी? आपने अपने ईयर एंड को इग्नोर करना है और लीज के फाइनेंशियल ईयर एंड के हिसाब से आपने अमाउंटिंग स्केड्यूल बनाना है। तो सबसे पहले आप वर्किंग 1 लीज पेमेंट्स की अगर बात करें तो लीज पेमेंट्स हैं जी 15,000 इंटू 4 जी। आंसर बताएं। इस 60,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। तो पांचों किराए एरियर में थे, तो फिर पांचों को क्या, सॉरी चारों किराए एरियर में है, तो चारों को क्या करना है आपने? डिस्काउंट रेट है 13%, 4 किराए हैं डिवाइडेड बाय 1.13, तो आंसर क्या आ गया? 44,617। अच्छा, मेहरबानी करके मुझे पॉइंट्स नहीं बताने। अच्छा जी, उसके बाद वर्किंग 2 हमारी होती है डेट इंस्टॉलमेंट। मैंने डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम पहले बनाना भी आपको सिखाया हुआ है ताकि कभी डिस्काउंटिंग में प्रॉब्लम हो तो हेल्प हो सके। बहरहाल इतना आसान सवाल था, मैंने पहले डिस्काउंटिंग कर ली, मसला नहीं। आप हमेशा पहला कॉलम दूसरा कॉलम बना लिया करें। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस, ये तो जी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, और कमेंस हो रही है लीज 1 मई 2019 पर 44,617। अब किराए पहले प्लॉट कर लेते हैं आराम सुकून से। तो 30 अप्रैल होता है, 30 अप्रैल 2019, फिर 20, सॉरी 30 अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2021, 30 अप्रैल 2022 और 30 अप्रैल 2023। बस यही है जी, बोलो। उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स 15,000 ईच हैं। चलो मैं ये प्लॉट कर देता हूँ, लेकिन बाकी हम सवाल के हिसाब से चल लेंगे, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट है 30 सितंबर 19 और 30 सितंबर 20, ये 2 साल के पीएनएल जनरल एंट्रीज भी करनी है, पीएनएल बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। अब 1 मई 19 से 30 अप्रैल 20, ये 30 अप्रैल 20 30 सितंबर 20 से पहले आता है, और फिर 30 अप्रैल 21, हाँ ये 30 सितंबर 20 के 30 अप्रैल 21 जो है ये 30 सितंबर 20 के बाद आ रहा है ना। इसका मतलब मैक्सिमम हमें ये 2 कर लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं स्केड्यूल बनाना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर बाद में एक आधा बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये कल वाला सवाल मैं करा रहा हूँ, आप लोगों के इंतज़ार में था, GRV की डिस्कशन नहीं की, टाइम से आया करो जी। तो इंटरेस्ट आ गया 5800, प्रिंसिपल 90, 200, बैलेंस 35, फिर जी 46
04 10396 और 242502। ठीक है जी। अब इससे आगे जरूरत पड़ी तो बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज कर लें पहले। अब 30 सितंबर हमारा ईयर एंड है। ठीक है, चलो अब वर्किंग हमारे सामने है, अब बाकी वर्किंग से ही अब सारा काम चलाना है हमने। समझ आ गई थी ना इसकी? काम ही इतना आसान हो जाता है कि जब आपका लीज के ईयर एंड के हिसाब से अमाउंटिंग स्केड्यूल बनना है तो वो तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पहले दिन कोई स्केड्यूल बनाया था। बस एंट्रीज करते हुए इंटरेस्ट में थोड़ा सा मसला आता है, उसको ढूंढना पड़ता है ज़रा। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो वैसे ही स्ट्रेट लाइन के हिसाब से कोई मसला होता नहीं है, वो आप कर लेते हैं जितना अर्सा इस्तेमाल हो। ठीक है, तो फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019 था पहला, बोलो ये रिक्वायर्ड था ना। अब 1 मई 2019 पर हमारा एसेट आ गया, लीज्ड एसेट आ गया। एंट्री बनेगी राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। क्योंकि कुछ और है नहीं, होता भी तो तरीका क्या सिखाया, आईडीसी आएगा तब भी एक अलग एंट्री करेंगे, राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट। इंस्टॉलेशन आएगा तो भी एक अलग एंट्री करेंगे, राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर डिसमेंटलिंग की प्रोविजन, डिसमेंटलिंग आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है तो उसकी प्रोविजन बनाएंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसकी भी एंट्री करेंगे, राइट ऑफ यूज डेबिट। लेकिन चूंकि पेमेंट नहीं करते तो प्रोविजन क्रेडिट। प्रोविजन का लफ्ज बोला करें, बहरहाल पेबल भी अभी कह रहे हैं तो खैर है, IAS 37 अभी नहीं ना पड़ा। ठीक है, तो ये सबकी एंट्री अलग अलग ही होती है, इसलिए पहली एंट्री अब हमेशा ही कर लिया करें। हाँ, बस ये हमने याद रख लिया हुआ है कि राइट ऑफ यूज की कॉस्ट के अंदर जो जो आता है वो अलग से, फिर अगर 3 चीज़ें 4 चीज़ें मिल जाएं तो उसको फिर वर्किंग नंबर 3 में कर लिया करेंगे। जब तक ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी तो हम बस ऐसी डायरेक्ट एंट्री करनी, तो सबकी एंट्री ही क्या है, जो चीज़ राइट ऑफ यूज में शामिल होनी है उसकी एंट्री राइट ऑफ यूज डेबिट ही होनी है ना। क्रेडिट डिफरेंट है, इधर पीवी ऑफ एलपी की लीज लायबिलिटी के अंदर क्रेडिट करते हैं, ऐसे ही कैश और इंस्टॉलेशन और आईडीसी का कैश क्रेडिट करते हैं, और प्रोविजन की डिसमेंटलिंग की प्रोविजन हो तो उसको प्रोविजन के अंदर क्रेडिट कर देते हैं। राइट ऑफ यूज ही डेबिट होना होता है ना। तो एंट्री क्या बन गई, 44,416 से राइट ऑफ यूज डेबिट, सॉरी 617 से, और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। डन जी। अच्छा, नेक्स्ट। और जी इसी दिन कुछ हुआ हो, कोई आईडीसी पे हुई हो, कोई एडवांस वगैरह, कोई इंस्टॉलेशन पे हुई, कोई पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग, जो भी होता है वो पहले दिन ही एंट्री करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं जगह छोड़ रहा हूँ, वैसे ही आप लोगों ने छोड़नी होती जी। तो यकम नहीं, अब आ जाएगा ईयर एंड 30 सितंबर 2019। हाँ, पहले ही तो आ गया, मई के बाद आया फौरन। ठीक है, तो 30 सितंबर 19 पर आपने अब इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करना है। उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस ढूंढने के लिए हम आए अपने स्केड्यूल के पास, तो इस स्केड्यूल ने हमें बताया 1 मई 19 से 30 अप्रैल 20 तक का ये इंटरेस्ट है 5800। हमने कहा नहीं, हमें 30 अप्रैल 20 तक का नहीं चाहिए, हमें 1 मई 19 से 30 सितंबर 19 तक का चाहिए। ऐसा ही है, तो कितने मंथ्स बने, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने। ये 12 महीने का इंटरेस्ट है। 12 महीने में से 5 महीने निकालने, तो 5800 इंटू 5/12 कर दें। ये क्या हो गया, अच्छा जी, मैं पहले लिख लूँ 5800। 50, ये ऐसे ब्लू से करता हूँ, दूर से नजर आए, 5800 ये पूरे साल का इंटरेस्ट है। इसको 5/12 कर देंगे तो हमारा रेलेवेंट एक्सपेंस आ जाएगा कितना जी, 241767। चलो कर लो भाईजान, दूजी बारी बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ठीक है जी। और उसके बाद अगली एंट्री क्या है जी, डेप्रिसिएशन की। तो 30/9/2019 पर यह पक्का हो गया ना ये काम, इंशाल्लाह बोला करो। ये मुश्किल काम है वैसे थोड़ा सा, लेकिन चलो 2 दिन में तोड़ के किया ज़रा। और
पहले सवाल ज़रा मुश्किल वाला कर लिया, सादा सवाल बाद में किया, वो भी ज़रा हेल्प कर गया था, है ना। तो डेप्रिसिएशन निकालनी है जी। तो डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़ चाहिए, जो कि सिर्फ एक ही चीज़ पर मुश्तमिल है, लीज लाइबिलिटी पर। तो 44617। अब सवाल में कहीं भी कोई यूज़फुल लाइफ कोई ऐसी चीज़ दी तो 4 ही है बस। डिवाइड बाय 4 किया, आंसर बताएं। हाँ, कितने महीने इस्तेमाल हुआ है? तो 5/12। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 4648। ठीक है जी। कोई मसला है तो बताएं जी। कोई मसला नहीं, अगले साल की एंट्रीज पे चले जाएं। चलें जी। फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020, एसिड को लाने की कोई एंट्री नहीं करनी, एसिड आया हुआ है ऑलरेडी, पहली एंट्री स्किप हो गई। ठीक है। उसके बाद जनाबे मन 30/4/20 हमारे 30 सितंबर 20 से पहले आ रहा है, ऐसा ही है। तो ये पेमेंट हमारे साल में हो रही है। चल, तो 30/4/20 के ऊपर आपने कल एक एंट्री सीखी थी, ठीक है, वही आज दोबारा कर लेते हैं। अपने स्केड्यूल को देखें तो सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है? 9200 का प्रिंसिपल पे हो रहा है, तो लीज लाइबिलिटी 9200 से डेबिट, ऐसा ही है। फिर इस इंटरेस्ट एक्सपेंस में से, इस इंटरेस्ट में से 5 महीने का ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, 7 का रिकॉर्ड होना बाकी है। कौन से 7 महीने? जो 1 मई से शुरू हुए थे, 19 नहीं, हाँ, 1 अक्टूबर 19 शुरू हुए थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। कितने महीने? 7 माह का इंटरेस्ट बुक होना। अभी 5 का बुक हुआ था ना, 7 का रहता था, जिसमें से 7 महीने का इंटरेस्ट बुक करेंगे, बाकी पेएबल ख़त्म करेंगे और कैश पूरा पे हो जाएगा 15,000। ठीक है। तो लीज लायबिलिटी डेबिट कितने से जी? 9200 से। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट नहीं, पहले बताओ टोटल था कितना? 5800। इसके 5 महीने रिकॉर्ड हो गए थे, 7 रहते थे, तो 7 अब रिकॉर्ड करें जी। 3383। बाकी क्या करने फिर? इंटरेस्ट पेएबल डेबिट 2417। अब 17 ही आएगा क्योंकि पहले भी 17 ही था, तो बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते थे आप। बहरहाल वो बराबर ही है, 2417 और कैश 15,000। ठीक है जी। अच्छा, जहन में आता होगा ये एंट्री तोड़ के भी कर सकते हैं। पहले आप क्या कर लें, पहले आप 30/4/2020 पर एक एक्सपेंस बुक करें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कर लें 3383। ऐसे भी कर सकते हैं। जब ये भी पेएबल में आ गया तो अब आपकी एंट्री ये सीधी वही वाली बन सकती है। कैसे? प्रिंसिपल 9200 लीज लायबिलिटी डेबिट, पूरा इंटरेस्ट, लेकिन अब ये सारे का सारा क्या बन चुका है? पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो मिलती जुलती एंट्री यूं बन सकती है। दूसरी एंट्री फिर करें आप, लीज लायबिलिटी डेबिट 9200, इंटरेस्ट पेएबल। अब देखो जरा, इंटरेस्ट पेएबल में 2417 भी आ चुका और ऊपर देखो 3383 भी आ चुका। ठीक है जी। तो अगर आप इस तरह से तोड़ के एंट्री करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल को ज़रूरत है। क्या ख्याल है? एक एंट्री है, सही है ना, उसी वक्त इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक हुआ, नाल ही पे हो गया। कितना बनता है ये? 5800 और कैश क्रेडिट 15,000। तो क्या बेहतर है जी? पहले वाला काम बेहतर है ना जी। ठीक है। तो इसको, इस एंट्री को तोड़कर 2 में भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन ये इजी है, टाइम भी बचता है। एक्सपेंस बुक हो रहा है, इसी दिन बुक हो रहा है, इसी दिन ही पे हो रहा है। 1 मिनट जी, कैश ही क्रेडिट हो रहा है 30 अप्रैल पे। देखो 1 मिनट, ये लो, मतलब पहले पेएबल बुक करके साथ ही पे कर दिया। इसीलिए तो वो काम मैं वहां पे कर लेता हूँ कि एक्सपेंस बुक हुआ, साथ ही पे हो गया। लेकिन कोई कहे नहीं जी नहीं, हमें ज़रा दिखाओ पूरा एक्सपेंस पेएबल, वो ऐसे भी कर सकते हैं। इसी दिन बुक करके साथ ही पे कर दिया, बुक किया, पेएबल बनाया, टोटल पेएबल 5800 हो गया, पे कर दिया। ठीक है, ऐसे हो सकता है, लेकिन ये 2 एंट्रीज करने की क्या जरूरत है, एक से काम चल तो रहा। ठीक हो गया। फिर जनाब, अब इस साल 30/9
20 आया तो फिर हमें इस साल के बकाया इंटरेस्ट की अब ज़रूरत है। 7 महीने का इंटरेस्ट बुक हो चुका है इस साल के अंदर, इस साल में 5 महीने बाकी हैं। अब वो कौन से 5 महीने हैं? वो हैं 1 मई से 30 अप्रैल तक, 30 सितंबर तक। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 महीने। 1 मई 20 से 30/9/20 तक, 1 मई 20 से 30 सितंबर 20 तक। 1 मई 20 तो इसके बाद आना है, लेकिन 30 सितंबर 20 इससे पहले आ जाना है। तो यही वो एरिया है जहाँ से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये साल है पूरा, 1 मई 20 से 30 अप्रैल 21 तक। ये इंटरेस्ट है 1 मई 20 से 30 अप्रैल 21 तक। ऐसा ही है। हमें इसमें से चाहिए 1 मई 20 से 30 सितंबर 20 तक के 5 महीनों का। ये 12 महीनों का है, तो 5/12, 4604। ये समझ आ गया था ना काम? मुश्किल तो नहीं लगा ये? देखा आई कैप अपने पेपर्स के अंदर ये पूछ रहा है रिसेंट बातों में, ये उसको बड़ा पसंद है ये काम। जी बोलो। 4 है मल्टीप्लाइड बाय 5/12, 1918। और ये क्या है जी? पेबल। ठीक है जी। अच्छा, और इस दिन डेप्रीसिएशन की एंट्री भी होगी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और अब के बार 44,617 को डिवाइडेड बाय 4 कर दें और फ्रैक्शन लगाने की ज़रूरत पूरे साल की डेप्शन। ठीक है जी, सही है। लो भाई, एंट्रीज में कोई मसला? ऐसे ही थी एंट्रीज, सही कर ली थी? पक्का? चल अच्छा, अब एंट्रीज को मैं छुपा रहा हूँ, किसी ने नोट करनी है तो कर लें। ये वर्किंग और ये एंट्रीज, मतलब पिक्चर लेने वाले भी होते हैं ना, कुछ नहीं करके आए होते, वर्क थीव्स नहीं, मतलब जो वर्क थीव्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप तो नहीं। कामचोर होते हैं ना कुछ बच्चे। अच्छा जी, अब एंट्रीज को मैं रहा हूं छुपा, एंट्रीज को छुपाने लगे हैं। ठीक है जी। ये पता नहीं क्यों खुल जाता है बार बार, किधर को छुपाएं, किधर को छुपाएं, इधर को छुपाएं। ले जी, वर्किंग 1 फिर हमारे हाथ में, और अब हम इससे डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे अपने एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है क्योंकि वर्किंग ही बुनियाद है, वर्किंग से ही सब कुछ बनता है, और हम वर्किंग से ही अलग अलग हर चीज़ बनाने की जो है वो तरबियत भी हासिल कर रहे हैं। अब क्या बनाओगे? पीएनएल, और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स दोनों साल के मांगे हुए हैं। बस 30 सितंबर 20 के बना दूं? 20 के बन के ज़्यादा मुश्किल है, 19 के तो वैसे ही समझ आ जाएंगे। ठीक है, 20 के ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 20 के अंदर दूसरा साल चल पड़ा है। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है, तो 19 में तो सिर्फ 5 महीने का एक्सपेंस आना है, 20 में 5 महीने एक जगह से और 7 महीने दूसरी जगह से। सही है। फिर एक पेबल होगा एक्सपेंस, तो ये 20 का कर ले। इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा और डेप्रीसिएशन आएगी। डेप्रीसिएशन ईजी है, पहले कर लेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़रा मुश्किल है, इसलिए उसको बाद में कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल फॉर्मेट की अगर बात कर लें, तो फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट की बात करें तो राइट ऑफ यूज़ की कॉस्ट आएगी नॉन करंट एसेट्स में, और राइट ऑफ यूज़ आसान है, पहले इसे कर लेंगे। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लीज लायबिलिटी आएगी। करंट लायबिलिटीज़ में लीज लायबिलिटी का करंट पोर्शन आएगा, और एडवांस का सवाल तो नहीं है, सवाल तो एरियर का है। लेकिन आपको पता है, अगर हमारी लीज का ईयर एंड और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड ये डिफरेंट हो जाएं, तो भी इंटरेस्ट पेएबल आ जाया करता है। तो देख लेंगे, अगर आ गया तो उसको भी लिख लेंगे। ठीक है।
अच्छा जी, अब पहला आसान काम कर लें, ठीक है। राइट ऑफ यूज़ की कॉस्ट कितनी है? 44,617। अब 30 सितंबर 20 पे खड़े हैं, हमारा एसेट आया था यकम मई 19, तो एक साल इसका एंड हो चुका है 30 सितंबर 19 पे, फिर एक साल एंड हो चुका है अब 30 सितंबर 20 पे, तो एक साल 5 महीने एसेट चल चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा आपका सिर्फ एक साल का, लेकिन एक्यूमुलेटेड ऑप्शन में एक साल और इसलिए मैं 30 नंबर 20 वाले सवाल के एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ। 19 तो सब नहीं सही बना लिया होगा, कहोगे तो 19 ही बना दूंगा फिर बाद में, ठीक है। तो 30 सितंबर 20 के लिए डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तो कॉस्ट है जी 44,617 डिवाइडेड बाय, एंट्रीज मैंने इसलिए छुपा दी, डिवाइड बाय 4। अब इस साल के अंदर पूरा साल ये एसेट इस्तेमाल हो चुका है, तो कितनी डेप्शन आ गई? 11154। अभी ये फिगर निकली थी, जेन में आ गया, हाँ सही है, ठीक हो गया। उसके बाद राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू ने आना होता है, तो उसमें से फिर माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो 44,617 को डिवाइड किया हमने 4 से, तो ये तो आएगी एक साल की डेप्रीसिएशन, ठीक है। लेकिन हमारा ये एसेट क्या अभी सिर्फ एक साल ही चला है? नहीं, ये एसेट आया था यकम मई 19 को, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर 19 में 5 महीने इसके पूरे हो गए थे पिछले साल के अंदर, और फिर इस साल पूरा साल। तो अब 5 महीने कैसे लिखूं? 5/12 कैलकुलेटर पे रखें, +1 रखें, आंसर बता दें, ये कैलकुलेटर पे निकाल के डायरेक्ट लिख दिया करेंगे हम, ठीक है ना। 5 महीने 5/12 करेंगे तो साल बन जाएगा ना। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है भाई? 6 मंथ्स, आपको जी ईयर्स कितने बनेगा? हमने कहा जी 6/12 करो तो 0.5 ईयर, ज़्यादा साल, ठीक है। 3 मंथ्स वो जी 0.25, जी 9 मंथ्स वो जी पौना साल, बात समझ आ रही है ना। ऐसे ही कितने मंथ्स? 5 मंथ्स, तो 5/12 करेंगे, जो भी आता है, +1 पूरा साल, तो टोटल क्या बन गया? 242। अब ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पर निकाल के डायरेक्ट यहां पर लिख लेना 1.42, ठीक है जी। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, राइट ऑफ यूज की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ जाएगी। तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड ऑप्शन माइनस करेंगे तो आंसर बता दें, 288 लें जी, 2 से हट जा भाई, मुश्किल काम नहीं है, लीज आपको आती है अब जी। उसके बाद क्या रह गया जी? एक चीज़, ये हो गया, राइट ऑफ यूज हो गया। पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरफ चलते हैं। हमारा साल है, गौर फरमाएं तो हमारा साल है यकम अक्टूबर 2019 से शुरू हुआ और ये ख़त्म हो रहा है 30 सितंबर 2020 पर, ऐसे ही है? बोलो, इस पूरे साल का इंटरेस्ट पीएनएल में हमने शो करना है। अब जब हम इस स्केजुअल की तरफ आए, इतने वक्त पे आया, ये 5800 1 अप्रैल 19 से 1 मई 19 से 30 अप्रैल 20 तक का इंटरेस्ट है। अगर हम गौर करें तो हमारे इस साल के अंदर में इसका कुछ हिस्सा आ रहा है, ये यकम मई 19 से 30 अप्रैल 20 तक, ऐसा ही है। यकम मई 19 तो पीछे है, मई गुजरा, जून गुजरा, जुलाई गुजरा, अगस्त गुजरा, सितंबर, 5 महीने गुजर गए, और फिर 6वें महीने का पहला दिन हमारा 5800 में से इंटरेस्ट शुरू हो गया यहाँ से। तो यकम अक्टूबर 19 से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितने मंथ्स? 7 महीने इस 5800 में से हमें मिलेंगे। आप कहोगे एंट्रीज में से देख लो ना, भाई एंट्रीज तो है ही नहीं, डायरेक्ट वर्किंग से कर रहे हो तो ऐसे करेंगे ना। तो 7 महीने 5800 में से 5 महीने पिछले साल से लेट करते थे, तो हमने यहाँ पे आकर लिखा जी 5800 इंटू 7/12, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो आ गया हमारे 7 महीने का एक्सपेंस, लेकिन पीएनएल तो बन रहा है फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 20। ये 7 महीने कहाँ पे एंड हुए हैं? 30/4/20 पे। अभी भी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 महीने 2020 वाले हमारा इंटरेस्ट रिकॉर्ड होना बाकी है। ये कहाँ से मिलेगा? ये आपके 4604 में से मिलेगा। ये कौन से अरसे का इंटरेस्ट है?
यकम मई से 30 अप्रैल 21 तक, यकम मई 20 से, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 20 वाले ये 5 महीने हमें कहाँ से मिल गए? 4 6 हो गए। दोबारा करा रहा है भाई, दोबारा इसलिए करा रहा हूँ कि एंट्रीज मांगेगा तो एंट्रीज की थी, नहीं मांगेगा तो क्या एंट्रीज करोगे? तो ऐसे ही आपने वर्किंग से ध्यान से देखना है ना, ठीक है। तो 4604 इंटू 5/12, ठीक है जी। टोटल एक्सपेंस बन गया 5302। और चूंकि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड और लीज का ईयर एंड डिफरेंट हो गया है, इसलिए ये 5302 आपका इंटरेस्ट पेएबल आ जाएगा। 5302 पेएबल है, पेएबल नहीं है? ओ हाँ, 5800 में 7 महीने का एक्सपेंस था, वो तो हमारे साल के दौरान ही पे हो गया। तो इसीलिए आपको कहा था कि अगर इस तरह से हो जाए मामला तो ध्यान रखना है, जो आखिरी 5 महीने का इंटरेस्ट है ना, वो पे नहीं हुआ। असल में पिछले साल के 5 महीने और इस साल के ये 7 महीने, ये मिलाकर 30/4 को 5800 इकट्ठा पे हो गया था। ये तो पेएबल है ही नहीं। वही तो एंट्री सिखाई थी थोड़ी देर पहले। अगर नकल कराऊं तो ये पूरा 5800 क्या हो गया? 30/4 को पे हो गया। ये तो पेएबल नहीं है। फिर पेएबल क्या है? जो इस साल के अंदर 5 महीने का 1918 इंटरेस्ट, ये फिर दोबारा वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। ये दोबारा वर्किंग को वहां पर टोटल लिखा हुआ है ना, बस उठाकर लिख लो यहाँ पर 4604 इंटू 5/12, ये दोबारा लिखना पड़ेगा ना आप। ओके, वहां पर तो टोटल आ रहा है जी 1918। गॉट इट? उसके बाद अब क्या रह गया? सबसे आसान वाला काम जी। हम 30 सितंबर 2020 पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं ना, तो ये मेरे साल की आखिरी पेमेंट है, क्योंकि उससे अगली तो 30 सितंबर 20 के बाद है। ऐसा ही है। तो भाई 10396 करंट और 25021 क्या बन गया? नॉन करंट। कर लेता हूँ, पहले इसको तो लिख लें। अब एक मिनट, 10396 और 25021। हाँ जी। अब जी क्या करना है जी? राइट ऑफ यूज को 28, ये किसने लिखवाया फिर मुझे? 2877, जो राउंडिंग का 1.42 मैंने सामने लिख दिया है ना, अगर तो इसी का आंसर मुझे देना है। हाँ, आपके कैलकुलेटर पे जो आंसर आया हुआ था उससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो फिर वो आपका आंसर भी ठीक हो सकता है। अब मुझे बताएं, ये 1.42 से मल्टीप्लाई करके आया, बस फिर यही ठीक है ना, क्योंकि सामने ये लिखा हुआ है ना बेटा। ठीक है, देखो कितनी कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन जाए कि 1.4। बेटा ये परेशान ना हो, सब मुंह बंद करें जरा एक दफ़ा, मैं बताता हूँ क्या करना। कैलकुलेटर्स पकड़े, कैलकुलेटर्स, ठीक है। 44617 डिवाइड बाय 4 करें, ये आंसर जो आता है इसको मल्टीप्लाई करें 1.42 से। नहीं करना 1.41, पता नहीं क्या आया होगा लंबा सा, उससे नहीं करना। हो गया मल्टीप्लाई। अब जो आंसर आया इसको 44617 में से माइनस करें तो ये आंसर आएगा। अब आप लोगों ने ये किया था असल में कि आप लोगों ने 1 + 5/12 किया था ना, तो 1.41 पता नहीं लंबी सी फिगर आई होगी, उसी को आपने कैलकुलेटर पे कर दिया मल्टीप्लाई इसके आंसर से, तो वो फिर राउंडिंग वैसे डिफरेंस आ रहा है। तो दोनों ही ठीक, लेकिन फिर वो सामने भी वही लिखो ना, सामने वही लिखो। ठीक है, चलें जी। ये थोड़ी सी हमने प्रैक्टिस की, सवारियां पूरी की मैंने। अब जरा देख लूं मैं, आज उम्मीद है वो पता करें बुक आ गई है, पता कर दें यार, बुक आ जानी चाहिए थी, अभी R1 की दी नहीं जी। क्वेश्चन 1 मैंने करा दिया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, इसमें 4 हो गया था, 5 वेरी इंपॉर्टेंट अब तो हो चुका हुआ है, और 5A हमने बना लिया था, अल्लाह ने ये भी करवा दिया। नोट बनाना पसंद करोगे इसका? कौन लोग हो तुसी हैं? अब नोट में क्या है, सही चीज बात है, ठीक है ना, बात सीधी सी है। अब सब आगे है, लीज में आगे पीछे, अब चीजें नई भी डालती से, एक GR भी रह गया, इंटरेस्ट की डिस्कशन रह गई है, ठीक है, वरना लीज की चीज़ें पूरी हैं। लीज में इंसेंटिव भी आ गया, टर्मिनेशन पेनल्टी भी आ गई, परचेज ऑप्शन भी आ गया, आपने एरियर वाला सवाल भी देख लिया, एडवांस वाला सवाल भी देख लिया, ईयर एंड लीज का और फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट करके भी देख लिया। ठीक है,
सेमी एनुअल, क्वार्टरली, सवाल तो डिफरेंट हैं, करते रहेंगे, कोई मसला तो नहीं हुआ ना लीज के अंदर। लीज इतनी ही है, क्योंकि लीज अल्टीमेटली इतनी सी बचती है कि पीएनएल में जाएगा इंटरेस्ट, एक्सपेंस और डेप्शन, बैलेंस शीट में जाएगा राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी, एडवांस के सवालों में इंटरेस्ट पेएबल, लेकिन ऐसे सवालों में भी इंटरेस्ट पेएबल आ जाता है। फिर दो नोट बनेंगे, राइट ऑफ यूज का और लीज का। राइट ऑफ यूज लाइक IS 16, लीज के अंदर अंग्रेजी और मैच्योरिटी एनालिसिस, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो लेने, बस इतना ही है। अच्छा चलो और पीछे चले जाओ, वर्किंग 1 में लीज पेमेंट्स के अंदर क्या आएगा, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन। कब लेंगे परचेज ऑप्शन प्लस कब करेंगे, जब रीजन सर्टन होके वो एक्सरसाइज करेगा। फिर अगर टर्मिनेशन पेनल्टी है तो कब लेंगे, जब वो टर्मिनेट करने की रीजनल एश्योरेंस दे रहा होगा। पीओ हो, टर्मिनेशन पेनल्टी हो, जीआरवी आज पढ़ेंगे, जीआरवी हो, ये जब भी कभी आएंगे ये लीज टर्म के एंड पे प्लॉट होंगे, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। अब पास पेपर के मैंने आपको ना कल 4-5 सवाल कर दिए थे कॉपी, पहले 2 मैं आज पेंडिंग पे डालूंगा, पहले 2 या 3। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह कि मैं आज लेसर शुरू कर रहा हूँ। वो सवाल ऐसे हैं, एक ही सवाल में उसने दोनों रिक्वायरमेंट्स मांगी हैं। जो होमवर्क दिए थे वो तो करवाने हैं, उसमें सिर्फ लेसी के सवाल थे ना, लेकिन वो रख इसलिए दिए थे कि बुक जब तक ना आए तो दोनों सवाल कराने हैं मैंने। आज मैंने लेसर आपको करवाना है, तो उसके बाद फिर एक ही सवाल में वो कहता है दोनों काम करो। तो मेरी चाहत ये है कि हम वो दोनों काम इकट्ठे करने के काबिल हों। पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ लेसी का सवाल करा के 2-3-4 दिन बाद जाके लेसर का करवाएंगे, लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आएगा। मज़ा सही ये आएगा, थोड़ा सा लेसर को ज़रा पक्का करके फिर ये जिन सवालों में दोनों काम करता है ना, इकट्ठे करें। अब देखेंगे, ये मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन लेसर तो कुछ कल से शुरू करने की नीयत की हुई है ना, तो वो आज पहले शुरू करना है, ठीक है ना। लेकिन अभी उसमें टाइम है, आधा घंटा मुझे चाहिए लेसर के लिए। आज पहले दिन हल्की डोज होती है ना, आधा घंटा पौना घंटा इट विल बी इनफ। लेसर की काउंटिंग सीखनी है, लेकिन पहले लेसी को पक्का तो करें। अच्छा जी, उसके बाद जी अच्छा जी, ये अंग्रेजियां पढ़नी रहती हैं। अभी हो गया हो नहीं गया। अब पहले कर लेते हैं डिस्कशन जीआरवी की, ताज़ा है अभी आप। फिर ये मेरेकल वाला सवाल, अच्छा ये हो गया, सॉरी मुझे लगा ये कल होमवर्क में था, इधर से कुछ था एक आखिरी, हाँ कोल होमवर्क में था। ये हुआ, पता नहीं सही हुआ या नहीं हुआ, ये भी तो देखना पड़ेगा। हाँ चलो देखते हैं, ठीक है, इसकी बारी आने दो। अच्छा जी, हाँ जी, बात शुरू करते हैं जी। जीआरवी के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन है हमारी। जीआरवी क्या है, कैसे निकलेगी। अभी तक हमने बात जो की है वो परचेज ऑप्शन की है, ठीक है। छोड़ें सफ़े पलटना छोड़ें, सफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद सफ़ा बताऊंगा कौन सा वाला है। छोड़ें सफ़े को, ज़रूरत ही नहीं, यही तो कह रहा हूँ, ज़रा छोड़ें 2 मिनट के लिए। अच्छा जी, हमने बात की थी परचेज ऑप्शन की। लीज टर्म के एंड पे लेसी को ऑप्शन देता है लेसर, चाहो तो कुछ पैसे देकर एसेट तुम रख लेना। अब अगर रीजनबली सर्टन हो कि लेसी इसको एक्सरसाइज करेगा, तो हमने कहा था लीज पेमेंट के अंदर परचेज ऑप्शन की प्राइस को ऐड कर दें। और अगर ना हो सर्टन के वो रखेगा, ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, तो फिर ऐड नहीं करते। अगर रखेगा और पीओ ऐड कर दे तो ओनरशिप विल ट्रांसफर वाला केस बनता था, और अगर वापस कर दे तो ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस बनता था, ठीक है ना। अच्छा, अब एक मामला है, मेरा सवाल है आपसे, आप एक लेसर है अगर, और आपने एक एसेट लीज पर दिया है किसी को, तो अगर लीज टर्म के एंड पर वो एसेट लेसी को ही मिल जाना है, तो आपको उस एसेट के बारे में ज़्यादा टेंशन होगी, या वो एसेट आपके पास वापस आना है तो आपको ज़्यादा टेंशन होगी? वापस आना है, क्योंकि अगर एसेट लेसी ने वापस कर देना हो ना, तो लेसर जो होता है ना, लेसर, उसको उसकी ज़रा टेंशन होती है कि वो माले मुफ्त दिले बेरहम समझ करना इस्तेमाल करे। कोई किराए पे है, बट ठीक है, मंड के रखो, जंप देखकर और स्पीड तेज़ कर लेगा गाड़ी की, ठीक है जी, 2 टायरों पे गाड़ी चलाएगा। मतलब मोटरसाइकिल तो आप लोग 1 टायर पे चला लेते हैं ना, ठीक है, तो वो ऐसे दूर से खड्डे देख के और तेज़ करेगा, ज़रा ऐसे फ्लोट करती हुई गाड़ी जाएगी, हैं जी। और गाड़ी को घर जाता होगा, घर जाएगा तो दरवाज़ा जो है
उसको खोलने के लिए किसी का इंतजार करने की बजाय जाके गाड़ी की टक्कर से उसको खोलेगा। क्यों? और यार लीज टर्म के एंड पे वैसे ही मैंने इसको क्या कर देना है वापस। तो लेसर को इसकी टेंशन होती है कि लेसी इसको सही से इस्तेमाल ना करे, तो लीज टर्म के एंड पे जो मुझे एसेट मिलेगा तो उसके पल्ले तो कख नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत के अंदर लेसर जो होता है वो लेसी को कहता है कि मुझे ना तुम कुछ रेजिडुअल वैल्यू गारंटी कर दो। क्या कर दो? गारंटी कर दो कि लीज टर्म के एंड पे कम से कम इतने पैसे मुझे मिल जाएंगे इस एसेट से जो तुम वापस करोगे। ठीक है, तो कम से कम उतने पैसे तुम, अगर उससे कम मिले तो फिर लेसी से मांगेगा ना वो। बात समझ आ रही है? कुछ गारंटी करवाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि लेसी भी ज़रा एहतियात से एसेट को इस्तेमाल करेगा कि भाईजान लीज टर्म के एंड पे अगर उसको मसलन आज ये 20 लाख की गाड़ी और 5 साल बाद मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये गाड़ी जो है वो 10 लाख की, उसको मिसाल के तौर पे उसको रेजिडुअल वैल्यू इसकी होगी 5 लाख होगी, तो ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करूं ताकि 5 लाख तो कम से कम मिल जाए उसको। क्योंकि अगर 5 लाख उसको ना मिला बाज़ार से, उसको 1 लाख मिला, 2 लाख मिला, 3 लाख मिला, तो ये ऊपर वाले पैसे जो 5 से ऊपर हैं बनते, वो मैंने गारंटी किया हुआ था ना, वो मुझे देने पड़ेंगे। ये मैंने आपको पढ़ा दिया GRV फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू पहली बात है क्या? एग्रीमेंट के अंदर लेसी से लेसर लिखवाता है कि लीज टर्म के एंड पे कम से कम इतने पैसे बाजार से मुझे इसके मिल जाएंगे। कहाँ से मिल जाएंगे? अब ये बात लेसी एग्रीमेंट में लिख कर आ जाता है। घर आता है तो घर आने पर उसकी घरवाली उससे कहती, बानो कहती है, सरताज क्या सोच रहे हो? तो सरताज कहता है मैं 5 लाख गारंटी कर आया हूँ कि लीज टर्म की गाड़ी लेके आया हूँ लीज पे, नेक वक्त गाड़ी लेके आया हूँ लीज पे, 5 साल बाद वापस करनी है और गारंटी करा लिया उसने मुझे कि 5 लाख रुपए इसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी। तो बानो पूछती है अच्छा फिर मसला क्या है? तो कहता है अब सोच ये रहा हूँ कि इस 5 लाख को ऐड करूं या ना करूं। तो बानो ने कहा ये कोई मसला है, आप सोचें सरताज, आप इसको इंसानों की तरह इस्तेमाल करेंगे या नहीं। सरताज ने कहा उम्मीद है मैं साफ़ सुथरा तरीके से इस एसेट को रखूंगा और 5 साल बाद जब वापस करूंगा तो 5 लाख से भी ज़्यादा इसको मिलेंगे। तो बानो ने कहा फिर टेंशन क्या है, आप अपनी लीज पेमेंट्स में कोई गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऐड ना करें, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन भाई, एक्सपेक्टेशन। जैसे स्टार्ट में खड़े होकर हम ये कहते हैं बताओ लेसी तुम पीओ पे करके एसेट ले लोगे। अब कौन रीजनेबली सर्टन होता है, कौन रीजनेबली सर्टन होता है कि एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा? लेसी। उसी से पूछकर ही हम ऐड करते हैं ना पीओ। अगर वो कहता है एक्सरसाइज करूंगा, उम्मीद है, रीजनेबली सर्टन होता है, कोई श्योर तो नहीं होता, बाद में जाके उसका ज़हन बदल जाए, वो एस्टीमेट चेंज कहलाता है। वो हमारे सिलेबस में नहीं है लकीली। ठीक है, तो एस्टीमेट चेंज नहीं है ना सिलेबस में, तो स्टार्ट में खड़े होकर ये एस्टीमेट ही होता है कि वो पीओ एक्सरसाइज करेगा। ऐसे ही स्टार्ट में खड़े होकर बानो सरताज से पूछती है सरताज बताओ एसिड कैसे इस्तेमाल करोगे, सोचो। सरताज बैठ के सोचता है, कहता नहीं आराम सुकून से इस्तेमाल करूंगा और उम्मीद है 5 लाख नहीं बल्कि 6-7 लाख इसको मिल जाएगा। तो फिर बानो क्या कहेगी उसको? GRV ऐड करने की जरूरत, लीज पेमेंट में GRV ऐड मत करो, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि तुम्हें कुछ पे करना पड़ेगा एंड पे। और अगर सरताज ने कहा कि नहीं मैं मांड के इस्तेमाल करूंगा एसिड को और मेरे ख्याल में 5 लाख नहीं मिलने वाला, उसको मैक्सिमम मिल गए ना 5 साल बाद इस एसिड से, तो 2 लाख मिलेंगे। तो फिर बानो से कहेगी सरताज को कि जी मेहरबानी करके ना फिर ये जो एक्सपेक्टेड है ना 3 लाख आपको पे करना पड़ेगा, आज ही लीज पेमेंट में इसको ऐड कर दो। तो GRV सवाल के अंदर लिखी होगी एग्रीमेंट वाली। जो एग्रीमेंट करके आया है लेसी वो तो 5 लाख का है, लेकिन लेसी बताएगा सोचकर। बानो कहेगी सोचो सरताज सोचो, तो सरताज लेसी सोचेगा, सोच के बताएगा कितना एक्सपेक्टेड है टू बी पेड। अगर एक्सपेक्ट कर रहा है, गारंटी 5 करके आया, एक्सपेक्ट कर रहा है कि लेसर को लीज टर्म के एंड पे 5 या उससे ज्यादा मिलना है, तो फिर GRV कोई नहीं ऐड करनी, क्योंकि एक्सपेक्टेड टू बी पेड ही कुछ नहीं है। और अगर उसको लगता है कि वो 5 लाख गारंटी करके आया है लेकिन सिर्फ एसिड में से कुछ भी नहीं मिलना, 0 मिलना है, तो पूरा 5 GRV में ऐड करे। और अगर लगता है कि 2-3 मिल जाएगा लेकिन 5 नहीं मिलना, तो फिर जितना डिफरेंस है वो, तो GRV पीओ कब ऐड करनी है? जब रीजनेबली सर्टन होके वो एक्सरसाइज कर लेगा और एसिड ले लेगा।
ये तो ओनरशिप विल ट्रांसफर का केस होता है ना। अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर का केस हो तो फिर पीओ नहीं होती, परचेज ऑप्शन पे करके एसेट वापस कर देगा। लेसी लीज टर्म के एंड में पैसे देकर एसेट भी दे देगा उसको वापस, नहीं ना। तो परचेज ऑप्शन कब होता है? जब ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी का केस हो। और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर हो तो फिर ये टेंशन लेसी को होती है, लेसर को होती है। क्या सही इस्तेमाल नहीं करेगा। लीज टर्म के एंड पे मुझे इस एसेट के पल्ले कुछ नहीं मिलना, इसके एसेट के पल्ले कुछ नहीं बचना, तो वो गारंटी करवाता है, एग्रीमेंट में लिखवाता है कम से कम गारंटी करो मुझे इतने पैसे मिलेंगे। तो ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर केस में लीज पेमेंट के अंदर जीआरबी को कब ऐड करना है? जब एग्रीमेंट में लिखी भी हो और एक्सपेक्टेड हो कि कुछ पेमेंट करनी भी पड़ सकती है। ठीक है, इसको समझने के लिए जरा तशरीफ की टोकरियां ले आए। मसलन यूजफुल लाइफ एसेट की है 8 साल, ऐसी जरा एक सवाल। ठीक है, लीज टर्म जो है वो 5 साल है। भाई सवाल खत्म हो गया, बात खत्म होगी। ठीक है, अब पांच साल के बाद एसेट लेसी ने लेसर को वापस करना है। इफ ओनरशिप will not transfer to lessee at the end of lease term, यानी asset will be returned by the lessee, asset will be returned to lessor, लेसर को एसेट वापस मिल जाएगा, एसेट विल बी रिटर्न्ड। यही तो टेंशन है, यही तो लेसर को टेंशन है कि एसेट क्या हो जाना है, लीज टर्म के एंड पर वापस हो जाना है। ठीक है, तो फिर लेसर क्या करेगा? लेसर कुछ गारंटी लेगा, लेसी से क्या लेगा? गारंटी। ठीक है, इस गारंटी किसकी लेगा? जाहिर है इसी की लेगा कि एसेट के पल्ले ये क्या बचा होगा, क्या रेजिडुअल वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। क्या कहते हैं जी? गारंटीड, प्यार से इसको कहते हैं हम जीआरवी, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ये गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू में आपको पढ़ा रहा हूं। भाई एक बात याद रखें, ये जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे परचेज ऑप्शन है, बल्कि शुरू से करते हैं। डाउन पेमेंट, लेसी के फॉर्मूला में सबसे पहले लीज पेमेंट फॉर्मूला में क्या चीज़ मैंने आपको कही थी, क्या होती है? डाउन पेमेंट। ये डाउन पेमेंट लेसी पे करता है, तो रिसीव कौन करता है? लेसर की तैयारी भी शुरू कर दी ना साथ साथ। अच्छा, रेंटल है, रेंटल पे कौन करता है? तो रिसीव कौन करता है? अच्छा, परचेज ऑप्शन पे करके लेसी ने एसेट रखना है, तो रिसीव किसने करके एसेट देना है? लेसर ने। अच्छा, जीआरवी अगर पे करेगा लेसी तो रिसीव कौन करेगा? इसका मतलब ये सारी चीजों की डिस्कशन, खास तौर पे ये जीआरवी की डिस्कशन लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और लेसर, पीओ की डिस्कशन लेसी के पॉइंट ऑफ से भी है और लेसर। अच्छा, पीओ की डिस्कशन सेम है दोनों तरफ, जीआरवी की डिस्कशन दोनों तरफ सेम नहीं है, लेकिन ये जीआरवी लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा टेक्निकल, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो ये दो तीन दिन बाद जब लेसर जरा पक्का हो जाएगा फिर जाके करेंगे। फिलहाल मैं डिस्कशन कर रहा हूं गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जीआरबी फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, लस्सी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। लो जी, लो जी, लो जी। फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू जीआरबी की डिस्कशन हो रही है। अब सबसे पहली चीज, लेसी ने एग्रीमेंट में वादा करके आना है। ठीक है, लेसी क्या करेगा जी? जीआरवी की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जीआरवी क्या है? लेसी ने एग्रीमेंट में वादा किया, लेसी ने एग्रीमेंट में वादा किया। ठीक है जी, क्या वादा किया? क्या वादा किया कि जी मैं गारंटी करता हूं
तो ये तीनों सिनेरियो अलग रखें, इसको अपनी एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है। मैं गारंटी करता हूँ कि लीज टर्म के एंड पे वादा कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह, मतलब गारंटी होती है ना, इंशाल्लाह वादा ही होता है ना, एक तरह से गारंटी कर रहा है ना। मैं वादा करता हूँ, वादा किया कि 20 मिलियन आपको लीज टर्म के एंड पर मिल जाएगा। ये एग्रीमेंट करके इस एग्रीमेंट की एक कॉपी लेसर को दे के ओरिजिनल खुद रख लेगा, या खुद कॉपी करा के ले आएगा, ओरिजिनल उसके पास रखेगा। मिसाल दे रहा हूं, एग्रीमेंट में ऐसे ही होता है ना, एक बंदे ने ओरिजिनल रख लिया, दूसरे ने कॉपी, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट करके लेसर के साथ लेसी घर आके बैठेगा और बैठकर सोचेगा। अगर इसको लगता है कि लीज टर्म के एंड पर 20 मिलियन या उससे ज़्यादा लेसर को मिल जाएगा इस एसेट से, मैं आराम से इस्तेमाल करूंगा, एहतियात से करूंगा, तो फिर GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड क्या है? GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड क्या है? कोई नहीं, कोई भी पेमेंट नहीं। क्या गारंटी किया हुआ है? 20 मिलियन। आपको लग रहा है कि 20, 21, 22, 23, 25, 30 मिलियन उसको मिल जाएगा एंड पे, तो फिर आपको एक्सपेक्टेड टू बी पेड क्या होगा? जब उसको मिल ही सारा बाजार से जाना है तो आपको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये अगेन क्या है, आपका अंदाजा है ना, इट मे चेंज, लेकिन वो चेंज आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए बस इनिशियल ये पहले दिन खड़े होकर कमेंसमेंट के दिन आपने ये चीज़ें सोच लेनी है, ठीक है। तो ऐड कर देंगे आप 0। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं जिस रास्ते पे गाड़ी को लेके जाता हूँ, जिधर मेरा काम है, जहाँ मैंने रोज़ जाना है, उधर तो रोड ही बने जा रही है, और ये अगले 3 साल तक रोड बनती रहनी है डिफरेंट फेजेस में, और टाइम तो इतना होता नहीं है, तो गाड़ी तो इस रोड पे चलेगी तो उसके तो हालात ख़राब होंगे ही, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि 20 मिलियन एंड पे लाइफ के लेसर को मिल पाएगा इस एसेट से, इस गाड़ी से, ठीक है। तो इसका मतलब फिर कितना मिल पाएगा, अब ये उसी से पूछा जाएगा। लगता है कि लीज टर्म के एंड पे 15 मिलियन इसकी रेजुअल वैल्यू इसको मिल जाएगी। तो अगर गारंटी 20 करके आया है, 15 मिल जाएगी, तो 5 मिलियन फिर क्या है, वो जो इसको पूरा करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड टू बी पेड। तो GRV अगर 20 मिलियन गारंटी करके आया है, तो फिर घर आने के बाद बैठा सोच रहा था कि 20 मिलियन गारंटी करके आया हूं, क्या करूं? तो बानो ने कहना है, सरताज ज़रा सोचें, लेसी ज़रा सोचो, लेसी ज़रा सोचो, लेसी ज़रा सोचो। तो लेसी सोच रहा है, ये सोच रहा है, सोची जा रहा है, सोची पे आते बंदा क्या, ठीक है। लेसी ने कहा जी लगता है, मैं सोच रहा हूं, बल्कि यूं, लेसी को कहा ज़रा सोचो, लेसी ने कहा अच्छा मैं सोच के बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब लेसी ने कहा मैं सोच रहा हूं कि ध्यान से इस्तेमाल करूंगा और लेसर को 30 मिलियन मिल जाएंगे। मैं सोच रहा हूं, ये समझ आ रही है, ये कहानी समझ आ रही है? वैसे मैंने पहले समझा दिया आपको ये। मैं सोच रहा हूं ध्यान से इस्तेमाल करूंगा, ध्यान से इस्तेमाल करूंगा और लेसर को 30 मिलियन गारंटी करके आया है, 20 मिलियन, और हमने कहा ज़रा सोचो, कह रहा है मैं सोच के बताता हूँ, फिर सोच के कह रहा है ध्यान से चलाऊंगा, ध्यान से इस्तेमाल करूंगा और लेसर को 30 मिलियन इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, इसका मतलब व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी। तो हमने कहा जी एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी इन दिस केस इज 0। अगर ये सिचुएशन है तो GRV 0 है। GRV क्या है? GRV 0। या यूं कह लें, या इस बात को यूं भी कह सकते हैं आप, या इस बात को आप यूं भी कह सकते हैं कि लीज पेमेंट में
लीज पेमेंट के फॉर्मूला में आपने क्या ऐड करना है, ऐड 0। क्या ऐड करना है जी, ऐड करना है 0, ठीक है। डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस ये एग्रीमेंट होगा, हमारा सवाल हमारे सामने होगा, सारा कुछ लिखा होगा, एक लाइन ऐड हो जाएगी कि गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज 20 मिलियन एंड एक्सपेक्टेड क्या है, लीज टर्म के एंड पे 30 मिलियन विल बी रिसीव्ड बाय लेसर। तो हम क्या कहेंगे, लेसी गारंटी कितनी करके, आपने कहा 20। सोचो, आसान ध्यान से इस्तेमाल करोगे। अब ये सोच, ये तो कर सकता है ना, हाँ ध्यान से करूंगा, इंशाल्लाह 30 मिलेंगे। तो फिर क्या एक्सपेक्टेड बी पेड बाय लेसी है, तो फिर हमारा लीज पेमेंट का फॉर्मूला बना। अच्छा, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस है, एसेट वापस करना है उसने, लेकिन फॉर्मूला क्या बन गया, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस 0। जीआरवी क्या है तो सही ना, लेकिन व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी 0, तो क्या ऐड करोगे 0। और अगर लेसी को हमने कहा जरा फिर सोचो, जरा ध्यान से सोचो, या ये दो बंदों ने एसेट लिए थे, एक का रास्ता ठीक है, गाड़ी जहां पर लेके जानी है उसने रोजाना जिस रास्ते पर, दूसरे का रास्ता खराब है, तो उसने कहा मैं बेशक जो मर्जी कर लूं, ये ध्यान दबान लग रहा है जी। हमने कहा लेसी 20 मिलियन गारंटी करके आए हो, जरा सोचो। कहने लगा मैं सोच रहा हूं, ध्यान से इस्तेमाल नहीं करूंगा, मंड के इस्तेमाल करूंगा, माले मुफ्त दिले बेरहम, हमें मुझे क्या, तब देखो ना भाई 5 साल बाद तो मैंने एसेट वापस ही कर देना है, किराए पे ही है ना, बट ठीक है ध्यान से इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर ध्यान से इस्तेमाल नहीं करेगा बेटा तो क्या लगता है आपको, और लेसर को लेट्स से 15 मिलियन मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बस 15 मिलियन मिल जाएंगे। तो फिर बानो ने कहा ठीक है सरताज, फिर होने तो ਤੁਹਾਡੀ नीयत है वे, और लेसर को 15 मिलियन मिल जाएंगे, ठीक है सरताज। फिर अगर आपको अभी से ही ये लगता है कि आपने ऐसे एसेट के साथ करना है, भली मानस रोड देखी नहीं है तुमने, दफ्तर जाने वाली, क्या करूं मैं, हाँ ठीक है फिर सही कह रहे हैं, फिर ऐसा करें 20 गारंटी करके हैं, 15 तो आपको लग रहा है ना उसको मिल जाएंगे, तो 5 फिर आप अभी से ही अपने अलग करके रख लें, मतलब आप दिमाग में रख कर ऐड तो कर लें लीज पेमेंट में। तो लीज पेमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, खैर एक्सपेक्टेड टू बी पेड क्या है, एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी कितना है 5 मिलियन, ठीक है जी। अगर 5 मिलियन एक्सपेक्टेड टू बी पेड है तो फिर यही आप क्या कर दोगे, जीआरवी क्या बन जाएगी 5 मिलियन, इसको यूं बोल दें या यूं कह लें, लीज पेमेंट के फॉर्मूला में ऐड कर देंगे आप 5 मिलियन। डन हो गया जी, अब बोलो समझ आ गई, चलो लो जी, ये कहानी तो हो गई ख़त्म। अब इसकी पिक्चर बेशक ले लें, ठीक है। ये ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र के केस में मसला आएगा, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र के केस में ही तो ये टेंशन है लेसर को, तभी गारंटियां करवाएगा। ओनरशिप विल ट्रांसफ़र के केस में उसको क्या ज़रूरत है गारंटी लेने की लेसी से, लेसी जाने उसका काम जाने, एंड पे तो लेसी को एसेट लेसी को ही मिल जाना है एंड पे, तो ठीक है ना। स्टार्ट ऑफ द लीज पे ही ऐड कर देंगे, इंसेप्शन पे ऐड करेंगे, पीओ भी तो स्टार्ट पे ही ऐड करते हैं, पेमेंट तो एंड पे ही करोगे जाके, पीओ स्टार्ट पे ऐड की, सारे लीज पेमेंट्स भी स्टार्ट में ही ऐड करते हो बेसिकली, सारों की डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आज लीज पेमेंट की एंट्री नहीं करते, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी सब कुछ ही आज लेकर आते, सारे अंदाजे, सारी एक्सपेक्टेशंस, सारे सवाल, सारे जवाब स्टार्ट में ही करके हमने लीज शुरू करनी। क्या बट क्या व्हाट जी, लो जी, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और परचेज ऑप्शन, ये दोनों आप देखें तो ठीक है। परचेज ऑप्शन, सो फार वी हैव डिस्कस्ड लीज पेमेंट इन अ वेरी सिंपल वे, एक्चुअली इन लीजेस समटाइम्स ओनरशिप ट्रांसफर्स टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज, समटाइम रिटर्न लेसर को कर देता है। तो परचेज ऑप्शन, लेसर समटाइम्स गिव्स लेसी एन ऑप्शन टू परचेज asset at the end of lease. If this option is expected to be exercised, it will be included in calculation of lease payment.
and this amount will also be paid by lessee to lessor at the end of lease. And it is guaranteed residue value किसे कहते हैं जी? It is a guarantee made by lessor to a lessor by a party. अच्छा ये डेफिनेशन अभी ना पढ़ो क्योंकि इसके अंदर ये लिखा हुआ है बड़ी तरतीब से, लेकिन इसका ट्रीटमेंट आपको सिखाया है लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। असल में ना ये ज़रा बारीक है डेफिनेशन, इसके अंदर वो बात तो सिर्फ यही कर रहा है, सिर्फ इतनी सी कर रहा है कि लेसी या कोई भी पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर अगर गारंटी करे तो ये जीआरवी के अंदर लेता है। लेकिन फिलहाल इसकी डिस्कशन ना करें कि जब लेसर की डिस्कशन करेंगे ना जीआरवी यूजीआरवी, उसमें यूजीआरवी भी होती है, अनगारंटीड भी होती है, तब ये समझाऊंगा। फ़ायदा तभी है। इस तक सिर्फ आपने क्या करना है, जीआरवी इन द बुक्स ऑफ लेसी, ये डिस्कशन कर लिया, इसके सवालों करना है। सिचुएशन 1, लेसी ने गारंटी किया 6 मिलियन, सवाल चुप, सवाल चुप है जी। लेसी गारंटी कर रहा है 6 मिलियन, सवाल चुप है। अब आप क्या कह रहे हो? लेसी सोचो, कह रहे हो ना? लेसी सोचो, लेसी सोचो, जवाब ही नहीं है सवाल में, तो फिर क्या अज्यूम करेंगे? एक्सपेक्टेड टू बी पेड सारे का सारा ही है, मजबूरी है फिर, ठीक है। तो फिर क्या कर लोगे? लेसी विल इंक्लूड पूरे का पूरा 6 जीआरवी इन लीज पेमेंट कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, खामोशी केस में क्या अज्यूम करना है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट assume that GRV, assume that total amount is expected to be, वैसे ऐसा किसी सवाल में मैंने याद नहीं आ रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा, हर सवाल में वो आपसे ये टेस्ट करवाता है क्योंकि यहीं से तो बच्चा मार खाता है। That total amount is expected to be paid, ठीक है। लेकिन ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कभी होगा। वो आपको जीआरवी देकर एक्सपेक्टेशन भी देता है ताकि बच्चे को ये पता लग सके। ये तो कोई बच्चा आसानी से ऐड कर लेना, ये बारीक बात तो हर किसी को नहीं पता होती। भूल सकते हैं ना बच्चे, ये एक्सपेक्टेड टू बी पेड ये कैसे हो सकता है? इतनी लंबी डिस्कशन के बाद आधे घंटे बोल बोल के मेरा गला बैठ गया, तो थोड़ी सी बात समझ आई है कि जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड ऐड क्यों करनी और ये क्या होती है। तो असल में वहीं से ही आपको जो है वो टेस्ट करता है ज़्यादातर, तो ये काम नहीं होता, लेकिन अगर हो जाए तो पता तो, ठीक है। रेजल वैल्यू मशीन की एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज एस्टिमेटेड, गारंटी कितनी करके आया? अब मैं इसके अंदर बदलता हूँ, ये तस्वीर ले ली थी ना, गारंटी कितनी करके आया? 15, ठीक है। और लगता है उसको, नहीं सॉरी, रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज एस्टिमेटेड एट 15 एंड लेसी हैज गारंटीड 10। एक मिनट 10 गारंटी करके आया। लेसी सोचो जी, मैं ध्यान से इस्तेमाल करूंगा और कितने मिल जाएंगे? 15। तो अगर इस्तेमाल करेगा ध्यान से और 15 मिल जाएंगे तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भी एक्सपेक्टेड टू बी पेड नहीं है, तो ये पहला केस बन गया। तो जीआरवी कितनी ऐड कर ले? 0, ठीक हो गया। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ लाइफ इज कितनी? 15 मिलियन, और गारंटी कर आया है जज्बात में आकर 18 मिलियन। गारंटी कितने करके आया? 18, और लग रहा है कि कितने मिल जाएंगे इसको? 15। अब 3 मिलियन एक्सपेक्टेड टू बी पेड है, तो इसको क्या कर दो? जीआरवी में डाल दो, ठीक है जी। सही है, डिस्कशन इज ओवर, चेक कर लो, ठीक है, सही है। ये क्या है? जीआरवी की डिस्कशन फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू जीआरवी की डिस्कशन ये आ गई। अब यहां पे ना, वैसे तो मैं उस टेबल में जाके फॉर्मूला अपडेट करता हूं, लेकिन फिलहाल यहां पर मैं दोनों फॉर्मूले अलग अलग भी लिख दूंगा आपको। अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर वाला केस होगा, अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर वाला केस होगा, ये आपको पता है, पहले से हमने लिख रखा है। ये वो जब मैंने डेप्रिसिएशन की डिस्कशन नहीं की थी, उसके नीचे ही, ये नहीं लिखा हो तब लिख लेंगे। तो लीज पेमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस परचेज ऑप्शन की प्राइस, ठीक है जी। तो बोलो, और अब इसका असूल क्या पढ़ रखा है कि ये कब लेनी है, कब ऐड करनी है? जब इफ इट इज रीजनेबली सर्टन, ये कब ऐड करेंगे? इफ इट इज रीजनेबली सर्टन दैट लेसी विल
if it is reasonably certain that lessee will exercise this option. ठीक है। और अगर आज नई चीज पढ़ ली हमने, अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर नहीं बल्कि विल नॉट ट्रांसफर वाला केस होगा, अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस हो गया, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, तो भाई फिर पीओ आ सकती है। वैसे पहले बताएं, परचेज ऑप्शन की प्राइस आ सकती है। अगर ओनरशिप में ट्रांसफर ही नहीं होना, लेसी को एसेट मिलना ही नहीं है, तो लेसी काहे के पैसे देगा एंड पर? परचेज ऑप्शन तो होता है पैसे दो एसेट रख लो। हम कह रहे हैं ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तो फिर पीओ तो आ ही नहीं सकता। हाँ, जीआरवी आ सकता है, क्योंकि ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर केस में लेसर को क्या होती है? टेंशन। वो कहता है भाईजान गारंटी करो। अब गारंटी करके आके घर पे सोचता है कि जीआरवी क्या ऐड करूं। अगर उसको लगता है कि कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी तो जीआरवी ऐड कर ले, अगर लगता है नहीं करनी पड़ेगी तो कुछ ऐड। इसका मतलब यह हुआ कि जीआरवी के लिए क्या रूल बना? जीआरवी ऐड होगी सिर्फ उतनी अमाउंट, ठीक है, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी एडेड only the amount expected to only the amount expected to be paid is added। ठीक है जी, और लिख ले भाई, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी बाय। अच्छा, जब लेसर पे जाएंगे तो उसके अपने रूल्स हैं। ठीक है, तो ले जी, ये लेसी आपका अब कंप्लीट हो गया। बस एक छोटी सी डिस्कशन रह गई इंटरेस्ट रेट की। चूंकि एक दो सवालों में उसने जरा लफ्ज लिख दिए थे तो मैं लिख देता हूं। 3 तरह के लेसर्स के रेट्स की डिस्कशन है, वो बस रहती है। तो उसके बाद फिर आप कोई भी सा भी सवाल कर सकते हैं लीज का, लेकिन होना वो लेसी वाला चाहिए, अभी लेसर वाला नहीं कर सकते। ठीक है ना, लेसर के लिए तो अभी इंशाल्लाह आखिरी आधे पौने घंटे में हम छेड़खानी कर देंगे। ठीक है, अब जल्दी से आ जाए जरा टॉप पे। टॉप पे मतलब यहीं पर मैंने कहीं पे ना वो लिखा था यार, रूल बनाया था, वो जो टेबल सा बनाया था, ये ओ समझ आ रही है बात? अगर इसीलिए तो मैंने इसके नीचे फॉर्मूला नहीं लिखा था। अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर वाला केस हो तो फिर लीज पेमेंट का फॉर्मूला क्या है? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन की प्राइस। लेकिन वो कब लेंगे? जब एक्सपेक्टेड है, रीजनल सर्टन है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा और ये अमाउंट पे करके एसेट रख लेगा। लेकिन अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस हो, ख्वातीन हजरात तवज्जो फरमाएं, ये हाईलाइटर नहीं आ रहा। अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस आ जाए, अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस आ जाए तो डेप्रिसिएशन का रूल तो पढ़ लिया था, लीज पेमेंट का फॉर्मूला अभी आपको लिखवाना बाकी था। तो लीज पेमेंट का फॉर्मूला क्या होगा ओनरशिप विल ट्रांसफर के केस में? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स। अब भाई देखो, पीओ का तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। फिर अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर का केस हो तो पीओ आएगी ना। ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर में तो पीओ का सवाल ही पैदा नहीं ना होता, एसिड ही वापस मिल जाना है। हाँ, जिस चीज का सवाल पैदा हो सकता है ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर केस में, वो क्या है? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। एग्रीमेंट में चाहे जो मर्जी लिखवा कर आ गया है, लेसी अपनी एक्सपेक्टेशन की बेस पे ये रिकॉर्ड करेगा। अगर लगता है कि कुछ पे करना है तो करेगा, नहीं तो नहीं। और निकालना कैसे ये समझा दिया आपको। एग्रीमेंट वाली जीआरवी जो लिखवा कर आया है, उसको लिखवा के आने के बाद घर बैठ के सोचेगा, क्योंकि एसेट इसके हाथ में है ना, फिलहाल इसके बस में है ना कि ये इंसानों की तरह इस्तेमाल करे, साफ सुथरा रखे और एंड पे एसेट महंगे दामों बिक जाए। कर सकता है ना। अब इसको अगर लगता है कि मैं एहतियात से इस्तेमाल करूंगा और रेजिडुअल वैल्यू जो गारंटी की है वो पूरी उसको मिल जाएगी, तो फिर इसने कुछ भी नहीं देना।
लेकिन अगर लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ देना पड़ेगा तो जो एक्सपेक्ट कर रहा है बस वही ऐड कराएगा। ये सब एस्टिमेशन अकाउंटिंग के अंदर बेताशा एस्टिमेट्स की बेस पे हम, इसलिए तो चेंज इन एस्टिमेट भी हमने रखा हुआ है अकाउंटेंट्स ने, ठीक है। तो इसके अंदर भी चाहिए एस्टिमेट्स हैं, सारा कुछ ही एस्टिमेट होता है। जैसे आपको कहा कि जी हमने तीसरे साल के एंड पे लीज टर्म को लीज को टर्मिनेट कर देना है, रीजनेबली सर्टन है, तीसरे साल के एंड पे जाकर ज़हन बदल जाए। देखो वो तो ऑप्शन है ना, आज थोड़ी लिख कर देंगे तीसरे साल के एंड पे हमने टर्मिनेट करना है, होता है एग्रीमेंट में लिखा हुआ ऑप्शन है 3 साल के एंड पे टर्मिनेट करो या 5 साल चला लो। अब आज हमें लगता है कि हम टर्मिनेट करेंगे, लेकिन तीसरे साल के एंड पे जाकर ज़हन बदल जाए, बदल सकता है ना। और बोलो तो फिर एस्टीमेट चेंज हो गया, उसकी काउंटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है लकीली, इसलिए टेंशन मत हुआ। सब कुछ एस्टिमेटेड होता है, अंदाजे लगा रहे होते हैं हम, तो ऐसे ही है, अंदाजा है। हमने कहा था जी एंड पे जाके परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करके एसेट ले लेंगे, एंड पे जाके ज़हन बदल गया। अब स्टार्ट में तो पीओ ऐड किया हुआ था, तो वो फाइनल में जाके देखना, फाइनल में ओके डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू GRV। लेकिन मेरे बच्चों ये जो GRV है ये आपने इसी तरह से लिखता हूँ, कब ऐड करनी है, कितनी अमाउंट ऐड करनी है, वहाँ पे भी क्या लिखा था मैंने, वही वाला लिखा जाए तो अच्छा। ये हमने ऐड करना है जी ओनली द अमाउंट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी only that amount is added which is expected to be paid by लेसी। ठीक है जी। तो देखो लेसी की अकाउंटिंग सीख रहे हो ना, तो ये लेसी का अकाउंटेंट ही एस्टिमेट्स लेनी, लेसी से ये सवाल पूछेंगे हम, लेसी ही बता सकता है ये बातें, ठीक है। तो लेसी से पूछेंगे भाई ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे लीज टर्म के एंड पे, हाँ जी करूंगा, ठीक है जी ऐड कर दो। भाई क्या लगता है इंसानों की तरह इस्तेमाल करोगे या कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, नहीं इंसानों की तरह इस्तेमाल करूंगा, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है 0 कर लें। और अगर लगता है कि देने पड़ेंगे तो ले जी, ये हो गया जी। ये हमारी होगी दूसरी बात। पहली बात बल्कि यूं कर लें, पहली बात, पहली डिस्कशन हमने की है जी डेप्रीसिएशन के बारे में, कि अगर ओनरशिप विल ट्रांसफ़र, दो ही ऑप्शन है ना, विल या विल नॉट, अगर ओनरशिप विल ट्रांसफ़र हो तो डेप्रीशिएट करो ओवर यूजफुल लाइफ, और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र हो तो शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म। सवाल चुप हो तो विल नॉट अज्यूम करना, कोई मसला। दूसरी बात जो आज हमने सीख ली वो क्या है, लीज पेमेंट का फॉर्मूला। ओनरशिप विल ट्रांसफर हो तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस पीओ, लेकिन पीओ कब लेना है, जब एक्सपेक्टेड हो, रीजनेबली सर्टन हो कि वो एक्सरसाइज करेगा इस ऑप्शन को और पेमेंट करेगा। और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस हो तो फिर फॉर्मूला क्या बन गया लीज पेमेंट का। देखो ना, ये किस लिए याद करा रहा हूँ, यही स्टेप 1 है, इसी की तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और इसी को मॉडल स्केड्यूल में रखेंगे, यहीं से काम शुरू होना है और यहीं से सारा सवाल होना है। तो बुनियाद तो यही है ना, अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRV। GRV क्या है, वो अमाउंट जो एक्सपेक्टेड टू बी पेड हो, अगर कोई है तो ले लो वरना रहने दो, सिखा दिया, सवालों में देखेंगे, ठीक है। 2 बातें हो गई, ये 2 बातें हमने कर ली। तीसरी बात, कुछ नोट्स लिख लो, वो भी हम काम कर चुके हैं, पता है क्या, टर्मिनेशन पेनल्टी, इंसेंटिव, ये 2 बातें कर चुके हैं ना, बोलो, तो उसको भी ज़रा इसी टेबल में लिख लें, ज़रा अच्छा हो जाएगा। नंबर 3 पे मैं कुछ आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ, नोट्स नहीं होते, नोट डाउन कर लो, नोट लिख लो। तो नोट नंबर 1, इन लीज पेमेंट फॉर्मूला, ये मैंने आपको कल लिखवाया था या नहीं लिखवाया था तो आप लिख रहा हूँ। वी विल ऐड टर्मिनेशन पेनल्टी, कब ऐड करेंगे, इफ बोलो जी, इफ बोलो लेस, इफ नहीं बोलो, आगे बताया हुआ है कब हम ऐड करेंगे टर्मिनेशन पेनल्टी को, इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टन दैट ही विल एक्सरसाइज द टर्मिनेशन ऑप्शन। नहीं समझ आ रही,
ये लिखवाया नहीं होगा अभी, फिर इसीलिए तो बोल रहा हूं, लेकिन यहां पर तो इकट्ठा कर रहे हैं ना सारी लीज को, लेसी की, तो टर्मिनेशन पेनल्टी ऐड करवाई थी सवाल में, एक सवाल किया था उल्लू वाला, एक में ऐड की थी एक में नहीं की थी। कब ऐड की थी? जब रीजन सर्टन था कि वो टर्मिनेशन पेनल्टी, टर्मिनेशन ऑप्शन को जो है वो ये करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर नहीं ऐड की थी तो सवाल में क्या लिखा था, वो रीजन सर्टन नहीं था कि वो एक्सरसाइज करेगा उसको। ठीक है, सही है ना? तो यही लिख रहा हूं यहां पे, इन लीज पेमेंट फॉर्मूला वी विल ऐड टर्मिनेशन पेनल्टी इफ lessee is reasonably certain, if lessee is reasonably certain that he will certain to exercise करता हूं, to exercise this option। क्या क्या कह रहे हो, मुझे बताओ क्या कह रहा है, बताओ यार प्लीज, बता दो भाई, नहीं भाई बता दो यार क्या कह रहे हो। दोनों केसेस में नहीं, दोनों केसेस में हो सकती है, इसलिए इसमें भी कह सकता है वो, इसमें भी कह सकता है। ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा जी, सुने 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 सुने, इसके लिए ये समझ आ गई है? बोलो, इसके लिए क्वेश्चन कौन सा था? उल्लू वाला सवाल कौन सा सवाल है? 18। मैंने नंबर नहीं बदले, नंबर किताब वाले हैं, हाँ पेज नंबर खुद डाल लेना जब किताब आ जाए तो, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने किया था। आखिरी बात, लीज इंसेंटिव भी पढ़ा दिया था ना, वैसे आखिरी तो नहीं है, शायद एक दो और चीजें आ जाए, लेकिन फिलहाल तक की आखिरी बात, लीज इंसेंटिव का क्या किया था? लीज इंसेंटिव इज डिडक्टेड, हाँ मुझे लगता है कि उधर से भी बात आने लग जाएगी। अच्छा, लीज इंसेंटिव इज डिडक्टेड फ्रॉम फर्स्ट रेंटल हो या डाउन पेमेंट आ जाए, डाउन पेमेंट, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा सवाल किया था? ये किस सवाल में आया था? 13 कोल में, ये पास पेपर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 कोयला, पास पेपर 13, ठीक है जी। और क्वेश्चन 13 का मतलब है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, ये भी लिख देता हूँ जो स्टार्ट में होते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग QBQ नंबर 18 उल्लू। ओके, ले जी, इसकी आप पिक्चर ले ले, अभी तक इतनी ही लीज आपको कराई है मैंने। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 1 क्लोज कर दें।